पूर्ति जो है मांग से ज्यादा है तो उसको कोई नहीं उठाएगा। सरकार ट्रेडर नहीं बन सकती। जहां ट्रेडर बनेगी वहां बिल्कुल खराब हो जाएगा सिस्टम। आप नहीं। प्राइस अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हैं, लेकिन खरीदने वाला मैं हूँ। जितने हिंदुस्तान में फर्टिलाइजर सब्सिडी है शायद कहीं नहीं दी जा रही। 1,88,000 करोड़ की सब्सिडी है। हाई वैल्यू एग्रीकल्चर में राजस्थान में देख के आया हूँ, एक एक हेक्टेयर में 8-8 लाख रुपया कमा रहे हैं। प्राइस नहीं बढ़ाया जा सकता। प्राइस बढ़ा के सरकार कितनी चीजें अपने जेब में रख सकती है। नमस्कार। आप देख रहे हैं जनसत्ता। और आज हम बात करेंगे एमएसपी की, जिसे लेकर किसान समय समय पर आंदोलनरत हो जाते हैं। हमारे साथ हैं अशोक गुलाटी जी। गुलाटी जी इस समय इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस में डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर हैं। और इससे पहले कृषि के क्षेत्र में उनका लंबा अनुभव रहा है। वो कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस में चेयरमैन रहे हैं। नाबार्ड के बोर्ड में वो डायरेक्टर रहे हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति में अटल बिहारी वाजपेयी के समय वो सदस्य रहे हैं। इसलिए इनसे एमएसपी से जुड़े सभी पहलुओं को समझने में हमें आसानी मिलेगी। गुलाटी जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों के लिए यही समझाइए कि ये एमएसपी है क्या और किस तरह से ये तय होती देखिए, एमएसपी का जो जन्म है वो 1965 में हुआ था, जिस समय देश में खाने के लिए गेहूं चावल की अत्यधिक कमी थी। हम उस समय इंपोर्ट कर रहे थे 10 मिलियन टन गेहूं। ठीक है, और उस समय नए बीज आए थे, और उस बीज से जो प्रोडक्शन बढ़ना था, तो ये डर था कि जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कहीं प्राइसेस क्रैश ना हो जाए। तो एक न्यूनतम समर्थन मूल्य जो देना चाहिए वो दिया जाएगा। तो उसके लिए एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जन्म हुआ जनवरी 1965 में। ठीक है। है? आइडिया ये था कि जो मार्केट प्राइस है, जहां डिमांड सप्लाई मिलते हैं, जो न्यूनतम मिल है मूल्य है वो उससे थोड़ा सा नीचे रहे, ताकि जिस समय हार्वेस्ट टाइम पे लोग सारे फार्मर्स इकट्ठा अपना ले आते हैं तो प्राइसेस गिर जाते हैं, क्योंकि भंडारण का उतना नहीं है, या ट्रेडर्स नहीं ले पाते, तो प्राइसेस क्रैश करते हैं हार्वेस्ट टाइम पे। तो उसका पर्पज वो था। दूसरा पर्पज ये था कि अगर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम रन कर रहे हैं तो सरकार खरीदेगी और उसमें पीडीएस में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में डाल देगी। तो उसका जो फॉर्मूला था, उस समय कई चीजें कही गई। उसमें सबसे पहले थी कि डिमांड सप्लाई को देखिए, उसमें कॉस्ट को देखिए फार्मर की, उसमें ये देखिए कि इसका असर क्या होगा उपभोक्ता पर, कंज्यूमर्स जो हैं। ये देखिए कि बाहर के प्राइसेस कैसे चल रहे हैं, इंपोर्ट पॉलिसी और इंपोर्ट प्राइसेस क्या हैं। तो उसमें ये कई चीजें मिला के एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस दी गई थी एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन को, कि इसके बल पर आप एक न्यूनतम समर्थन मूल्य दीजिए। कोई फिक्स्ड फार्मूला नहीं था, क्योंकि उसमें ये नहीं है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग थी। हम्म। कॉस्ट भी कवर करनी थी, डिमांड सप्लाई भी देखनी थी, उपभोक्ता पे असर भी देखना था, इंटरनेशनल प्राइसिंग भी देखनी थी। तो सारे मुद्दे उसके देख के ये प्राइसिंग डिटरमिन होती थी। उसके बाद सिचुएशन हमारी बदल गई और हमारे पास अच्छा भंडारण हो गया। और आज स्थिति ये थी कि सोचिए कि दुनिया का सबसे बड़ा चावल का निर्यात करने वाला देश वो हिंदुस्तान है। दुनिया का 40% जो निर्यात होता है चावल का, वो हिंदुस्तान से होता है। तो ऐसी स्थिति में जब सरप्लस हो जाती है तो पैरामीटर्स जो प्राइसिंग के हैं वो बदलने शुरू हो जाते हैं। हम्म। जब पूर्ति ज्यादा है, डिमांड कम है, तो नेचुरली आप अगर ज्यादा उगाते जाएंगे तो क्या करेंगे? अगर सरकार खरीदेगी, कितना खरीद लेगी? हम्म। तो वो, तो एमएसपी का फार्मूला बाद में थोड़ा सा चेंज किया गया। ये जो सरकार है, इन्होंने कहा कि हम आपको A2+FL, दैट इज जो आपके जेब से जो आप खर्च करते हैं और अपना जो फैमिली लेबर लगाते हैं,
उसका भी इम्प्यूटेड वेज रेट लगा के हम उस कॉस्ट पे 50% आपको मुनाफा उस पे देंगे। तो ये कम से कम इतना देंगे, उससे ज्यादा भी दे सकते हैं, कुछ क्रॉप्स में उससे ज्यादा भी दिया जा रहा है। तो ये जो सरकार, मोदी सरकार आई, उन्होंने ये फार्मूला अभी पीछे दिया था। तो उसके हिसाब से थोड़ी सी प्राइसिंग चेंज हुई, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा प्राइसिंग ऊपर नीचे करना पड़ा। लेकिन जो किसानों की डिमांड है वो ये है कि जो कॉस्ट है वो A2+FL नहीं, जो हमारी जेब से जाता है वो नहीं, जो हमारी जमीन है उस पे जो इम्प्यूटेड रेंट है, जो तो हम रहे हैं, हम्म। लेकिन हमारी अगर 1 करोड़ की जमीन है और उसको अगर हम किराए पे देते हैं किसी को, तो उस पे हमें कितना किराया मिल सकता है, वो किराया भी आप जोड़िए हमारी कॉस्ट के अंदर। एक चीज है कि जो टेनेंट है, जी। अगर जो टेनेंट है जिसने उधार ली है जमीन और उस पे हाँ। खेती कर रहा है, हम्म। उसका तो जुड़ता है वो किराया, हाँ हाँ। उसका किराया जुड़ रहा है। खुद जो लेकिन खेती कर रहे हैं अपनी जमीन पर उसका नहीं जुड़ रहा है। हाँ, उसका नहीं जुड़ रहा। जी। तो वो कहते हैं कि हमारा भी वो जोड़िए और फिर उसके ऊपर 50% हमें मुनाफा दीजिए। तो वो अगर डिमांड को माना जाए तो कम से कम नहीं तो 25% की, 25 से 30% से प्राइसेस जो MSP है इस समय उससे ऊपर हो जाएंगे, 25 से 30% प्राइसेस। अब वो 25 से 30% प्राइसेस 23 क्रॉप्स के एकदम ऊपर करना लीगल, और दूसरा ये है कि लीगल बना दीजिए कि उससे नीचे कोई खरीद ना सके, अगर वो खरीदेगा तो उसको फाइन होगा या जेल होगी या जो भी होगा। तो लीगली बाइंडिंग कर दीजिए। वहां समस्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर पूर्ति जो है मांग से ज्यादा है तो उसको कोई नहीं उठाएगा। हर चीज सरकार उठाएगी, सरकार कितना उठा लेगी और कहाँ कहाँ से उठा लेगी सारे देश में 23 क्रॉप्स के लिए, ये बहुत बड़ी समस्या है। जो सरकार है वो ट्रेडर नहीं बन सकती, ये ध्यान रखिए। तो वो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू जो है उससे मुझे नहीं लगता ये हो पाएगा। जो ओनर ऑपरेटेड है, जिसकी अपनी जमीन है, जी। उसका रेंट उस पे काउंट नहीं हो रहा। उसका कारण भी है। आप अगर कहें कि मेरा रेंट काउंट करो, लेकिन जो आपकी जमीन की कीमत बढ़ रही है, फिर हम्म वो भी सरकार को दे दो। कैपिटल एप्रिसिएशन होता है ना। भाई हम्म। आपका घर है, अब वो घर में आप किराया कम ले लेते हैं कि भाई इसकी कैपिटल एप्रिसिएशन हो रही है, समझे। तो कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए कई लोग जमीन को रोक अपने पास रखते हैं, हम्म। लेकिन ये कह रहे हैं कि जितना हमारा किराया है अपनी जमीन पे वो आप उस कॉस्ट में इंक्लूड कीजिए और उस MSP को लीगल कर दीजिए कि कोई भी उससे नीचे नहीं खरीद पाए। जी। एक चीज़ और समझना है कि जैसे आपने कहा कि आज प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हो गया है हम्म, और काफ़ी मात्रा में जो है हमारे यहाँ से अनाज विदेश जा रहा है। ठीक तो है। अगर एमएसपी रहती है और सरकार खरीद कर विदेश भेजती है, तो वो उसी न्यूनतम दाम पर खरीद कर विदेश भेज सकती है ना? मतलब ये जो आप एक समस्या बता रहे हैं कि अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो सरकार कितना खरीदेगी, तो ये समस्या तो इस तरह से सॉल्व हो सकती है ना? मान लीजिए सरकार MSP 25-30, चावल के हिसाब में 30% से MSP बढ़ जाएगा, ठीक है। जी। 100 अगर आज है तो 130 हो जाएगा उसका, समझे, 30% से आपके एक्सपोर्ट जो है 22 मिलियन टन के हैं, वो जीरो हो जाएंगे। कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि सारा ट्रेड जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो 2%, 3%, 1% के मार्जिन पे एक्सपोर्ट होता है। तो सारा ट्रेड जीरो, और सारा वो 22 मिलियन टन सरकार के सर पर। तो सरकार क्या करेगी उसको, और फ्री बांटे। और जो बिहार और आसाम जो दूसरे हैं वो भी सारे सरकार को दे देंगे। तो 130 मिलियन टन में अगर 100 मिलियन टन सरकार के पास आ गया, सरकार क्या करेगी, फिर फ्री बांटेगी। तो उसका बजट कहाँ जाएगा, हुँ। समझे। जी। तो ये इतना आसान नहीं है कि सरकार एक्सपोर्ट नहीं करती, ट्रेडर एक्सपोर्ट करते हैं, और वो इंटरनेशनल प्राइस पे डिपेंड करता है कितना एक्सपोर्ट हो रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। सरकार ट्रेडर नहीं बन सकती।
जहां ट्रेडर बनेगी वहां बिल्कुल खराब हो जाएगा सिस्टम। तो जो एमएसपी की मांग कर रहे हैं उनका कहना एक ये भी है ना कि एमएसपी सरकार ने तय तो कर दिया है, लेकिन हमारा जो सामान है वो एमएसपी पे खरीदा ही नहीं जा रहा है, तो हमें उससे भी नीचे बेचना पड़ रहा है, और वो जो हाँ, है व्यापारी खरीद कर और उस पर वो मोटा मुनाफा कमाते हैं, लेकिन हमें नहीं मिलता है। वो अब दो चीजें सोच लीजिए। जी। पहले तो जो पंजाब के और हरियाणा के किसान हैं, मुझे बता दीजिए वीट और राइस में कब हुआ कि उनको प्राइस नहीं मिला। सबसे ज्यादा प्रोक्योरमेंट इन दो स्टेट्स में होती है। पंजाब में तो इतनी ज्यादा होती है चावल की खरीद कि जितना प्रोडक्शन नहीं है पंजाब में उससे ज्यादा खरीद होती है। वो कहाँ से होती है? सारे बाहर वाले आके। तो समस्या पंजाब और हरियाणा की चावल और गेहूं में नहीं है, बाकी क्रॉप्स में हो सकती है। हम्म। ठीक है। और ये समस्या दूसरे, खासतौर से ईस्टर्न इंडिया में बहुत ज्यादा है। सबको पता है 15%, 20%, 25% कीमत कम होती है। जी। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, उसको लीगल बनाया जाए कि मिनिमम से कितनी कमोडिटीज का लीगल बनाएंगे? अगर डिमांड नहीं है तो मैं भी नहीं खरीद पाऊंगा। मान लीजिए आज 20% कम पे खरीद रहा हूं मैं, वहां पे डिमांड ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? क्वेश्चन एक है एमएसपी को इफेक्टिव बनाना, दूसरा काम है इफेक्टिव की जगह लीगल बना देना। हम्म। दोनों में बहुत फर्क है। ठीक है। आप कहें कि हमें मक्के का एमएसपी चाहिए पंजाब में, कि वो नहीं मिलता, कई बार मार्केट प्राइस उससे नीचे चले जाता है, तो उसके लिए ये है कि उसको इफेक्टिव बनाइए। तो सरकार आके कुछ खरीदे, या एथेनॉल के प्लांट्स लगाइए, या पोल्ट्री फार्म्स लगाइए जिससे डिमांड बढ़े वहां। ठीक है। वो इफेक्टिव बनाना उसका कुछ हो सकता है, लेकिन लीगल बनाना कि कोई उससे नीचे खरीद ना सके। अगर सप्लाई जो है वो डिमांड से ज्यादा है, मैं भी नहीं जाऊंगा। मैं क्या करूंगा, किस लिए खरीदूंगा? कोई भी नहीं खरीदेगा, वो फार्मर के पास रह जाएगा। तो वो फार्मर के हित में नहीं है, उसके अगेंस्ट चले जाएगा। अच्छा, अगर नॉन एग्री प्रोडक्ट्स को देखें, जो हम्म। फैक्ट्रियों में जो बनती हैं चीजें, ठीक है। अगर उसको देखें तो वहां पर हम ये देखते हैं कि वो डिमांड के हिसाब से सप्लाई करते हैं, और प्राइस जो है उनकी फिक्स ही होती है। और ठीक है, मैं कार बना रहा हूँ, मैंने रख दिया 15 लाख की कार है। जी। आपको नहीं पसंद, आपको जबरदस्ती खरीदनी है। आप कहते हैं नहीं प्राइस ज्यादा है, मैं तो 10 लाख वाली खरीदूंगा। हम्म। या 15 लाख वाली भी मैं नहीं खरीद सकता, उनके पास सप्लाई ज्यादा हो गई, तो क्या करते हैं वो डिस्काउंट देते हैं कि 10% का डिस्काउंट ले जाओ, 20% का डिस्काउंट ले जाओ, 2 लाख रुपया डिस्काउंट दे रहे हैं। कैसे मार्केट क्लियर होगी? हम्म। आप नहीं। प्राइस अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हैं, लेकिन खरीदने वाला मैं हूं। जी, मेरा मेरा सवाल ये था कि जैसे एग्री प्रोडक्ट और नॉन एग्री प्रोडक्ट, हम्म। दोनों की जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है उसमें जो इतना अंतर है, ये कितना सही है और इसको कैसे पाटा जा सकता है? अंतर क्या है? वही जो बल्कि ये सरकार यहाँ मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रही है क्या, कार के लिए, टेलीफोन के लिए, या किसी और इंडस्ट्रियल गुड के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रही है क्या सरकार? नहीं, बट अलग अलग तरह से इंडस्ट्रियलिस्ट को भी इंसेंटिव तो देती है ना सरकार। इंसेंटिव इसमें भी दे रहे हैं ना, फर्टिलाइजर सब्सिडी दे रही है ना, इन्वेस्टमेंट दे रही है ना। जितने हिंदुस्तान में फर्टिलाइजर सब्सिडी है शायद कहीं नहीं दी जा रही। 1,88,000 करोड़ की सब्सिडी है। बिजली फ्री, पानी फ्री। इसमें एक चीज और ये और कहा जाता है कि जैसे सब्सिडी देना हम्म। और जैसे डायरेक्ट ट्रांसफर जो किया जा रहा है उसको भी शामिल कर दीजिए सब्सिडी से इधर। बिल्कुल। तो बिल्कुल। इसमें इसमें जो है ये बताया जाता है कि सरकार के लिए ये ज्यादा फायदे का सौदा है, वोट पॉलिटिक्स के लिहाज से देखें तो। और एमएसपी पर जो अगर गारंटी दे दी जाती है तो इसमें ज्यादा वो राजनीतिक रूप से फायदा, बहुत फायदा वाला ये फैसला नहीं होगा, तो इसको आप किस रूप में देखते हैं, कितना सही मानते हैं? देखिए, इसमें दो चीजें हैं कि जो इस समय पीएम किसान 60,000 करोड़ जिसमें दिया जा रहा है, और ये लास्ट इंस्टॉलमेंट जो अभी दी जा रही है, उसको मिला के 3 लाख करोड़ की सब्सिडी पीएम किसान के अंडर डायरेक्ट फार्मर्स को दी गई है। लेकिन वो पर हाउस होल्ड के बेसिस पे गई है। तो उससे होता क्या है, जो छोटा किसान है उसके लिए तो 6,000 रुपये कुछ मायने रखता है।
बड़े किसान के लिए उसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि उसके पास सरप्लस होती है तो वो प्राइस अच्छा मांगता है। समझे? हम्म। तो छोटा किसान जो है उसके पास उतनी सरप्लस ही नहीं है। ठीक है। तो प्राइस सपोर्ट जो है वो बड़े किसान के लिए अच्छी है, लेकिन पीएम किसान जो है वो छोटे किसान के लिए अच्छी है। पंजाब का किसान अगर 100 की उपज करता है तो 90% उसमें से बेच देता है, लेकिन जो बिहार का किसान है अगर वो 100 प्रोड्यूस करता है तो उसमें से 40 ही बाहर बेचता है, 60 खुद ही खाता है। तो प्राइस पॉलिसी जो है, हायर प्राइसेस, वो बड़े किसान के हित में है, और छोटे किसान के हित में जो है वो इनकम सपोर्ट पॉलिसी है। तो क्या आपको लगता है कि जैसे प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि 2022 तक हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, हम्म। तो उस फ्रंट पर किसानों की कितनी प्रगति हुई है? और अगर उस फ्रंट पर ज़्यादा प्रगति हुई होती तो ये जो अभी एमएसपी को लेकर आंदोलन हो रहे हैं, इसका रुख कुछ और होता या ये आंदोलन नहीं होता? वो बिल्कुल बात सही है आपकी कि जो प्रधानमंत्री जी ने 2016 में ये कहा था कि हम 2022-23 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे। तो ये उन्होंने कहा था ये मेरा सपना है, इट्स माई ड्रीम। ठीक है। तो उन्होंने उसके ऊपर कमेटी भी बिठाई अप्रैल 2016 में। वो कमेटी ने 2 साल लगाए, रिपोर्ट दी कि क्या क्या करा जा सकता है। 300 रिकमेंडेशंस थी उसकी, और वो सारी चीज़ें तो ना पॉसिबल है और ना मानी गई। तो जो प्रगति होनी चाहिए थी 10% से ज्यादा पर ईयर रियल इनकम की, वो नहीं हुई है, इसमें दो राय नहीं है। उससे आधी मुश्किल से नहीं हुई है। ठीक है। तो उसका इनकम तो बढ़ाना, दुगना करना वो हर एक आदमी कहता है, लेकिन कैसे करनी है? सरकार के पास कितना खजाना है आपको दे दे। आप भी चाहते हैं आपकी इनकम डबल हो जाए, ठीक है, मैं भी चाहता हूँ, लेकिन वो कहाँ से होगी? या तो आपकी जो गुड्स और सर्विसेज हैं उसकी डिमांड हो, उसकी मार्केट हो। तो अगर आपको मार्केट मिलती है, जो चीज़ आप प्रोड्यूस करते हैं, तो वहाँ इनकम डबल हो जाती है। अगर आज आप बजाय चावल के वहाँ पे एक पोल्ट्री फार्म लगा देते हैं, या एक फिश पॉन्ड लगा देते हैं, तो दुगनी क्या तीन गुनी हो जाती है। हाई वैल्यू एग्रीकल्चर में राजस्थान में देख के आया हूँ, एक एक हेक्टेयर में 8-8 लाख रुपया कमा रहे हैं। आंवले के कर रहे हैं, साथ में गोट्स रखी हुई हैं। महाराष्ट्र में जाइए, अनार लगा रहे हैं, दूसरी चीजें लगा रहे हैं। तो हर आदमी सोचता है किस तरह से उसकी इनकम बढ़े। कभी ग्रेप्स लगाते हैं, कोई अनार लगाता है, कोई ड्रैगन फ्रूट लगाता है, कोई एवोकाडो शुरू कर रहे हैं, कोई कीवी भी शुरू कर रहा है। तो किस तरह की चीजें आ जाती हैं। वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल्स लगा के ये डबल हो जाता है। तो जो सीरियल ग्रुप है, क्योंकि वो बेसिक डिमांड है, और उसमें इस समय हमारे पास शॉर्टेज नहीं है, इस समय हमारे पास सरप्लसेस है। और सरप्लस को किस प्राइस पे और ज्यादा प्राइस देंगे और ज्यादा सरप्लस क्रिएट होगी। देश में खाया नहीं जा रहा, बाहर कितना भेज लेंगे आप? 40% पहले भेज रहे हैं, जितना ज्यादा भेजेंगे इंटरनेशनल प्राइस भी नीचे गिरेगा। तो इनकम बढ़ाने के लिए आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा हाई वैल्यू एग्रीकल्चर की तरफ। इनकम बढ़ाने के लिए आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी लोगों की। इनकम बढ़ाने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट सपोर्ट चाहिए, नए बीज चाहिए, एक मार्केट चाहिए, एक्सेस टू मार्केट चाहिए, ऑल इंडिया मार्केट चाहिए, इंटरनेशनल मार्केट चाहिए। अगर वो सरकार दबाती है, वहाँ इम्प्रूवमेंट हो सकती है। सरकार को कहा जा सकता है आप एक्सपोर्ट बैन क्यों लगा देते हैं? भाई जब मुझे पैसा मिल रहा है तो लेने दो मुझे। प्राइस बढ़ेगा, मार्केट उठाएगी तभी प्राइस बढ़ेगा ना। सरकार प्राइस बढ़ा के 30%, आ बैल मुझे मार, ये हाल होगा। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार वो माहौल बनाए जहाँ पर कि प्राइस बढ़े और किसानों को ज़्यादा प्राइस मिले। तो अगर जैसे सरकार की जो नीतियों का आप अगर विश्लेषण करते हैं, तो इस मोर्चे पर आप सरकार का किस रूप में आकलन करेंगे? देखिए, कोई भी सरकार हो, हमने तो दोनों के साथ काम किया है, कोई ऐसा नहीं है। तो कोई भी सरकार हो, इस समय पोल्ट्री की ग्रोथ 8% पर
एनम से ज्यादा हो रही है। सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है पोल्ट्री। उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, जो हैचरीज है उनके साथ वही चिक देते हैं, फिर वही बाई बैक अरेंजमेंट होता है। फिशरी है, डेयरी है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है। लेकिन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में एक समस्या जो बड़ी आ रही है कि अगर कंज्यूमर उपभोक्ता वो अगर 100 रुपए का खरीद रहा है, किसान के पास सिर्फ 30-35 रुपए मिलते हैं, उसके 1/3 मिलता है। जबकि मिल्क में उसको 70 से 80% मिलता है। आप अमूल का मॉडल देखिए तो जो कंज्यूमर दे रहा है उसका 70 से 80% फार्मर को मिल रहा है। तो उस मॉडल को हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में क्यों नहीं ला सकते? वहां कौन से बीच में कमीशन एजेंट्स हैं, कौन सी मंडी है? डायरेक्ट कलेक्शन होती है, सीधा उपभोक्ता के पास पहुंच जाता है पेस्चराइजेशन होमोजेनाइजेशन के बाद। तो आपको बीच में जितना मार्केटिंग इंटरमीडियरीज हैं उनको कम करना पड़ेगा। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आप वहीं पे एग्रीगेट कीजिए, वहीं उसको ग्रेड कीजिए, वहीं पैकेज कीजिए और उठा के सीधा इलेक्ट्रॉनिक मंडी के थ्रू ONDC जो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है, सारे ऑल इंडिया में भेजने की एक व्यवस्था खड़ी खड़ी की जाए। तब जाकर उसको ऑल इंडिया मार्केट मिलेगी। और बाकी ये एक्सपोर्ट बैंस वगैरह जो लगा देते हैं उसको कम से कम किया जाए और इंटरनेशनल मार्केट मिले। तो जब तक डिमांड नहीं बढ़ेगी, मार्केट की एक्सेस नहीं मिलेगी, बाजार नहीं मिलेगा, उसको प्राइस नहीं बढ़ाया जा सकता। प्राइस बढ़ा के सरकार कितनी चीजें अपने जेब में रख सकती है। वेयर हाउस रिसीट सिस्टम कर दीजिए कि जिस समय किसान लाता है वेयर हाउस में ले जाए और उसके अगेंस्ट 70% 80% उसको मिल जाए, और बाकी वो 4 महीने के बाद बेचे, 6 महीने के बाद बेचे, अगर उसको लगता है कि उस समय प्राइस बढ़ जाएगा। फ्यूचर्स मार्केट्स डेवलप करें ताकि उसको पता चले 4 महीने के बाद, 3 महीने के बाद क्या प्राइस मिल सकता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग डेवलप करनी पड़ेगी। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को एनकरेज कीजिए, लेकिन जब वो फार्म लॉज आए तो ये सारे अपोज करने लग गए। तो स्वामीनाथन का कहते हैं C2+50%, C2 50%, स्वामीनाथन कमेटी में कहीं लिखा ही नहीं। उसने कहा कॉस्ट से 50% ऊपर। कौन सी कॉस्ट? क्वेश्चन मार्क। कहीं बता दीजिए मुझे, लिखा उन्होंने लीगल बना दीजिए। उन्होंने कहा है सपोर्ट प्राइसेस को इफेक्टिव बनाइए, लीगल नहीं लिखा। लेकिन लीगल होना चाहिए। लीगल होने से किसान के अपने ही हित में नहीं है। जब पूर्ति ज्यादा होगी, डिमांड से कोई भी नहीं खरीदेगा, वो फार्मर के पास रह जाएगा। एक जो बड़ी समस्या है जो किसानों को दाम नहीं मिल पा रहा है, जैसा आपने बताया कि बिचौलियों की मौजूदगी जो है बीच में, और ये 50-60 साल से ये मतलब ये समस्या बनी हुई है शुरू से। ठीक है। तो आपके हिसाब से ऐसा क्या है इसमें जो ये समस्या खत्म ही नहीं हो पा रही है? क्यों नहीं हो पा रही है समस्या खत्म? भैया, जिस समय सिस्टम बनाया गया था उस समय कमीशन एजेंट्स बीच में बैठे थे, आज भी बैठे हैं, सबसे पावरफुल है। क्वेश्चन ये है उनके लिए भी कोई ऐसी चीज दे दी जाए कि वो भी एक सिस्टम को ऑर्गेनाइज करें, लेकिन डायरेक्ट सिस्टम हो। देखिए, अगर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल में जो उपभोक्ता दे रहा है, अगर 100 रुपए की चीज खरीद रहा है, उसमें से अगर 50-60 रुपए किसान को मिल जाए तो किसान खुश है। इस समय उसको 30 मिल रहे हैं 100 में से। ठीक है, तो बीच में वेस्टेज भी है, ट्रांसपोर्टेशन भी है, कमीशन एजेंट्स हैं, एक हाथ, दो हाथ, तीन हाथ बदल के आता है, हर एक की अपनी कमीशन है। तो आप जैसे मिल्क में आपने बनाया, उस तरह से आपको स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू करना पड़ेगा, वहाँ प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, कोल्ड स्टोरेजेस बनाने पड़ेंगे। आस्ते आस्ते फिर वो रिटेल आउटलेट्स क्रिएट करने पड़ेंगे, जैसे सफल के हैं या दूसरे हैं, सारे देश में खड़े करो। आपने जैसे मिल्क के खड़े किए हैं, बूथ्स बनाए हैं, उसी तरह से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के सारे देश में खड़े करो और वहाँ सप्लाई करो। तो सिस्टम को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, और वो नहीं है। 90% इस समय जो बिक रहा है वो इनफॉर्मल सेक्टर के थ्रू और अनऑर्गेनाइज वे में बिक रहा है, और उसीलिए किसान को उसके हक का जो फल है वो नहीं मिल पाता। जी, एक और चीज़ देखने में आ रही है कि जैसे बाज़ार जो है वो हाइब्रिड प्रोडक्ट से भर रहे हैं। ये समस्या है या सही है ये? देखिए, अगर आपको ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए, अगर प्रोडक्टिविटी हाई चाहिए, तो वो हाइब्रिड से ही आती है। वो बीज की खासियत है।
जब उसको हाइब्रिड किया जाता है तो उसकी फोर्स ज्यादा होती है, उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। आप अपना देसी लगाना चाहते हैं, लगाइए। पहले हम सारा देसी लगाते थे, हाई यील्डिंग वैरायटी कहाँ थी? हाई यील्डिंग वैरायटी निकली, लेकिन अब जो प्राइवेट सेक्टर लगा रहा है वो हाई यील्डिंग भी ला रहा है, लेकिन हाइब्रिड ला रहा है, ताकि किसान को दोबारा से खरीदनी पड़े। उसी में उसका बिजनेस है, नहीं तो वो क्यों बीच में करेगा? अपने आप करते रहो जो करना है। तो जहां आपको सूट करता है आप करिए। आपके लिए ऑप्शन दूसरी भी है। सारी दुनिया में ये हो रहा है, कोई नई चीज नहीं है भारत के लिए, हम अभी भी पीछे हैं, समझे? अभी तो जीएमओ में एक क्रॉप आई है आपकी, कॉटन का। बीटी कॉटन आई थी 2002 में, पॉलिसी डिसीजन लिया गया वाजपेयी साहब ने। उस समय 13 मिलियन बेल्स का प्रोडक्शन था 2002 में। 2012-13 में हमारा प्रोडक्शन 39 मिलियन बेल्स हो गया, 3 गुना बढ़ गया था 10 साल में। इतना बड़ा रिवोल्यूशन ग्रीन रिवोल्यूशन में नहीं हुआ। तो वो जीएम क्रॉप के कारण हुआ था। लेकिन उसके बाद इतना शोर, एनजीओ ये वो, नहीं जी ये मर गए वो मर गए, लेकिन हम उसका ऑयल मंगवा रहे हैं, खा रहे हैं, बिनोला जा रहा है, अभी तक तो नहीं मरे लोग। लेकिन आप नहीं लेना चाहते, मत लीजिए, बैठिए लो प्रोडक्टिविटी में बैठिए। इस समय हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी यूएस में देखिए, इलिनॉय बेल्ट में मेज की प्रोडक्टिविटी 9 से 11 टन पर हेक्टेयर है। 9 से 11 टन। हमारे यहाँ बैठे हैं 3 से नीचे, 2.5 हो रही है, 2.75 हो रही है। तो आप 3 टन की प्रोडक्टिविटी ले लीजिए या 9 टन की प्रोडक्टिविटी ले लीजिए। तो जब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो रियल प्राइसेस कम होते हैं, उसी से तो उधार होता है फिर। उसी से फिर आपके जेब में पैसा खाने पे कम होगा और दूसरी चीजों के लिए बच जाएगा। अभी जो कंजम्पशन सर्वे आया है वो क्या बता रहा है कि भाई अब खाने पे प्रोपोर्शनेटली आप कम खर्च कर रहे हैं। अगर 100 रुपया था, पहले आप 50 से ज्यादा उस पर खर्च कर रहे थे, तो आप उससे कम कर रहे हैं। जब आप 40-42 करेंगे तो बाकी पैसा दूसरी चीजों के लिए बच जाएगा। तो ये सारी दुनिया में हो रहा है। जी, उस सर्वे की चर्चा की आपने, तो उसको लेकर भी एक आपसे राय ये जानना चाह रहे थे हम, कि जो अब ये बताया जा रहा है कि रूरल और अर्बन कंजम्पशन का जो गैप है वो उसमें थोड़ा घटता हुआ दिखाया गया है। ठीक है। तो क्या ज़मीनी स्तर पर आपको ऐसा लगता है, मतलब आप उस आंकड़े को ज़मीनी तौर पर देखते हुए कितना सटीक मानते हैं? देखिए, ये अब इतना बड़ा सर्वे है, 2,61,000, कितना बड़ा सर्वे है, देश का सबसे बड़ा सर्वे। अब मैं एक जगह जाके देखूं और उसके बल पे कहूं कि जी नहीं पूरे देश में ऐसे हो रहा है, वो तो ठीक नहीं है ना। तो इतना बड़ा जो सर्वे कर रहे हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन बैठी हुई है, तो उसमें क्या होता है कि जब आप कम इनकम लेवल पे होते हैं, वहां से जब इनकम बढ़ती है तो पहले आप सबसे ज्यादा खाना खाते हैं, ज्यादा खाते हैं और अच्छा खाते हैं। लेकिन जब आपकी इनकम काफी ऊपर बढ़ जाती है, आज की डेट पे मेरी इनकम अगर इतनी ज्यादा बढ़ गई तो मैं खाने पे 10%, 15% से ज्यादा खर्च नहीं करता। जब इनकम बढ़ती है तो उसका प्रोपोर्शन कम होता जाता है। ये एक फेमस एंगल्स लॉ है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी तो जो प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन फूड विल डिक्रीज। समझे? ये एक दुनिया का माना हुआ लॉ है, ये एंगल्स लॉ जिसको कहते हैं। हम्म। और उसके बाद खाने में भी जो सीरियल है वो गिरेगा तेजी से, और वही दिख रहा है हमारे। तो जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगी, आप खाने पे प्रोपोर्शनेटली, उसका जो प्रोपोर्शन है वो कम खर्च करेंगे। और जो थाली है उसमें एक छोटा सा रिवॉल्यूशन आएगा, जिसमें चावल और रोटी कम हो जाएगी और दूसरी चीजें बढ़ जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ एक हम ये भी देखते हैं ना कि कहा जाता है कि आज भी जो है अभी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज की ज़रूरत है। तो मतलब बहुत सारे आंकड़े हमारे पास। जरूरत है, ये नहीं मैं मानता। आप दे रहे हैं वो आपका बहुत अच्छी बात है, दे रहे अच्छा। हैं। 80 करोड़, एक तरफ कहते हैं 5% पॉवर्टी आ गई, और जी, जी, दूसरी वही। तरफ कहते हैं कि 80 करोड़ को हम फ्री दे रहे हैं। तो वो आपने देना है, वो तो रेवड़ी कल्चर भी है इस देश में, चलता है सब। मैं भी उससे सहमत नहीं हूँ कि 80 करोड़ को फ्री अनाज दिया जाए। और उसका सबसे बड़ा कारण एक और है कि जब आप फ्री देंगे तो आप एमएसपी बढ़ाएंगे ही नहीं, बहुत कम बढ़ाएंगे, क्योंकि जितना एमएसपी बढ़ेगा उतना आपका बजट ब्लो अप कर हाँ, जाएगा।
हाँ इस वही। समय फूड सब्सिडी पे 2,12,000 करोड़ का खर्चा कर रही है सरकार। हाँ, वही जो दो इससे लाख पहले, बारह हजार करोड़ बिल्कुल वही जो इससे पहले मेरा सवाल था, डीबीटी वर्सेस एमएसपी। तो उस सवाल को पूछने का मेरा यही मतलब था कि आप जो खर्च वहां कर रहे हैं जहां से कि लगता है आपको राजनीतिक रूप से ज्यादा फायदा है, और वहां नहीं कर रहे हैं जहां लगता है कि कम फायदा है। भाई कंज्यूमर जो है, उपभोक्ता, किसान से ज्यादा है नंबर में। तो वो ज्यादा वोट डालते हैं। तो ये एक समस्या है, कंज्यूमर बायस है सिस्टम में। और मैं तो इस चीज से सहमत नहीं हूं कि 80 करोड़ को फ्री राशन दिया जाए। आप जो बिल्कुल गरीब हैं, जो वाजपेयी साहब के साथ हमने तो काम किया, एक प्रिविलेज थी हमारी उनके साथ काम करने की। लेकिन उन्होंने टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया था कि जो अंत्योदया में है, जो बहुत गरीब हैं, जो लाइन के बिल्कुल एंड में हैं, उनको फ्री मिलेगा। लेकिन जो बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन उस समय कहा जाता था, उनको एमएसपी का आधा प्राइस देना पड़ेगा। और जो अबव पॉवर्टी लाइन है, उनको 90% ऑफ एमएसपी देना पड़ेगा। तो उन्होंने एमएसपी से लिंक कर दिया था। हम्म, आज अगर ये वाजपेयी फार्मूला मोदी की सरकार में लगा दिया जाए, तो आपको फूड सब्सिडी की कम से कम नहीं तो 60-70 हजार करोड़ की सेविंग हो जाएगी। वो फार्मर के लिए लगा दीजिए, तो देखिए एग्रीकल्चर कुछ दौड़ने लग जाएगी। हम्म, हम्म, ये हर साल है खर्चा, ये जी। सोचिए, एक बार नहीं है ये, हर साल 60-70 हजार करोड़ और डाल दीजिए एग्रीकल्चर में। और आप और मुझे जो 800 करोड़, जो 80 कह रहे हैं, 80, 80 करोड़ को जो हम दे रहे हैं फ्री, वो क्या अपना खाना नहीं कमा सकते? तो जी। फिर कह दीजिए 60% लोग देश में खाना, इतने गरीब हैं कि खाना उनको अवेलेबल नहीं हो सकता, इसलिए हम फ्री दे रहे हैं। तो फिर ये सारा जो डाटा दिखा रहे हैं, 5% पॉवर्टी रह गई, 10% पॉवर्टी रह गई, उसका क्या मीनिंग है? आपके हिसाब से जो ये फ्री राशन का प्रोग्राम है, अब तो ये 5 साल तक चलने वाला प्रोग्राम हो गया, बहुत बड़ा प्रोग्राम हो गया ये। तो हम्म। आपके हिसाब से, जैसे आप इसको सही नहीं मान रहे हैं, तो आपके हिसाब से लॉन्ग टाइम में इसका नुकसान क्या क्या हो सकता है देश को और अर्थव्यवस्था को? देखिए, इस समय सबसे बड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट बजट जो है, वो 27 लाख करोड़ का बजट है। और उसमें सबसे बड़ा आइटम, डिफेंस से भी ज्यादा, वो 2,12,000 करोड़ का यही है, फूड सब्सिडी। और आप कह रहे हैं हम फ्री बांटेंगे अगले 5 साल। अगले 5 साल में एमएसपी कुछ तो बढ़ाएंगे ना। एमएसपी अगर 5%, अब किसान तो मांग रहे हैं 30% से 25% से हमारे एमएसपी बढ़ा दीजिए, और सारी कमोडिटीज का बढ़ा दीजिए 23 का, और सारी खरीद भी लीजिए, लीगल कर दीजिए। तो आपका सब्सिडी बिल इतना जबरदस्त हो जाएगा कि वो, उससे बजट नहीं चल सकता, फिजिकली अनसस्टेनेबल है। ये आपको सुधार करना पड़ेगा, जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा है। लेकिन आज की डेट पे तो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि 5 साल हमारी गारंटी है फ्री देने की, तो दीजिए। एक और समस्या जो है खेती किसानी से के क्षेत्र में ये देखने को आती है कि किसान घटते जा रहे हैं और खेतीहर मजदूर बढ़ते जा रहे हैं खेती में। हम्म, तो और ये जो प्रोपोर्शन है इनके घटने और बढ़ने का, वो बड़ा डिसबैलेंस है। हम्म। तो इसका असर जो है आपके हिसाब से क्या होने वाला है? क्या किस दिशा में ये ले जाएगा खेती को? देखिए, खेती में अभी भी हमारे जो लोग हैं, वर्किंग पॉपुलेशन जिसको हम कहते हैं, वर्क फोर्स, 45.8%, 46% समझिए लोग, जी। वर्किंग पॉपुलेशन अभी हमारी कृषि में है। हुँ, ये बहुत ज्यादा है, इतनी चाहिए ही नहीं। हुँ, आज की डेट पे इसमें अगर 30% हो तो बहुत अच्छा है। हुँ, लेकिन इनके पास इतना, या तो स्किल हो, कुछ हुनर हो, और दूसरी मैन्युफैक्चरिंग रिवोल्यूशन हो जहां ये लग सके, या सर्विसेज हो जहां वो लग सके। प्रॉब्लम ये है कि रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही कि इन सबको बाहर निकाल ले। सारी दुनिया में, चाइना में 200 मिलियन पीपल मूव्ड आउट ऑफ एग्रीकल्चर।
वो भी हमारे जैसे थे, लेकिन इतनी ग्रोथ हुई कि वो सारे एग्रीकल्चर से निकल के, क्योंकि उनको अच्छी दाम मिल जाते थे, अर्बनाइजेशन, बिल्डिंग्स बनती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता था। अभी प्रॉब्लम क्या है, इनको स्किल चाहिए। अगर बड़े हाईवेज बन रहे हैं या बड़े एयरपोर्ट्स बन रहे हैं या पोर्ट्स बन रहे हैं, तो उसको काम को करने की इनके पास स्किल्स ही नहीं है, तो स्किल सेट चाहिए। तो वही 60-70 हज़ार करोड़ अगर आप फूड सब्सिडी से बचा के और स्किल फॉर्मेशन करें या रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें, जैसे पीएम आवास है, ग्रामीण सड़क योजना है, नल से जल है, वो अगर रूरल एरिया में करें तो उनको जॉब्स मिलेंगी। लोगों को एग्रीकल्चर से निकलना होगा। आज की डेट पर हिंदुस्तान में 30-35% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन से ज्यादा एग्रीकल्चर में नहीं होने चाहिए, तब जाके एवरेज होल्डिंग साइज बढ़ेगा। आपका एवरेज होल्डिंग साइज 1 हेक्टेयर है, 1.08 हेक्टेयर। उसके ऊपर अगर आप मिलेट लगाएंगे और 5 बंदों की 6 बंदों की आपकी फैमिली है, तो उससे गुजारा नहीं हो सकता। 40% इनकम आपकी जो कृषि में है वो लेबर से आ रही है। 40% इनकम वो लेबर का काम कर रहे हैं, लेकिन उस लेबर को अगर स्किल दे दी जाए तो वो मूव कर लेगा और डबल कमाएगा। अगर गांव से खेती हर किसान कोई ड्राइवरी भी सीख लेता है और अर्बन एरिया में आ जाता है, तो 3 गुना कमा सकता है। ड्राइविंग, सिंपल सी स्किल। लेकिन अगर और अच्छी स्किल कर सकते हो, एजुकेशन उसकी बढ़ा सकते हो, अच्छी स्किल न्यू इंडिया के लिए कर सकते हो, तो नेचुरली वो 4 गुना 5 गुना कमाएगा। जो ग्रेजुअल डिक्लाइन हो रहा था परसेंटेज ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में, अगर आप देखें 1951 से लेके वो ग्रेजुअली डिक्लाइन होता रहा है परसेंटेज। एब्सोल्यूट नंबर बढ़ गया था, लेकिन परसेंटेज ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन कम होता जा रहा था। लेकिन कोविड के 1 साल पहले से रिवर्स हो गया था, और कोविड में काफी रिवर्स माइग्रेशन हुई, लोग वापस चले गए गांव में, और वो अभी तक पूरे बाहर नहीं निकले हैं। अभी भी 18-19 में 42.6% वर्किंग पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में थी, आज 45.8% है। समझे, ये 3 परसेंटेज पॉइंट का डिफरेंस जो है वो कई मिलियंस में हो जाता है। समझे, तो अभी जो नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट है उसको बढ़ाना है, और उसमें अगर रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, रूरल एरिया में वैल्यू चेन्स बनाते हैं, मंडियां बनाते हैं, हाट अच्छे बनाते हैं, वहाँ पे पैकेजिंग सेंटर खड़े करते हैं, वहाँ पे ग्रेडिंग सेंटर्स खड़े करते हैं, एक्सपोर्ट हाउसेस बनाते हैं रूरल एरिया में, तो उनको जॉब आराम से मिल सकती है। हर आदमी बिहार से उठ के दिल्ली और मुंबई में नहीं जा सकता, हालांकि बहुत आए हैं। इस समय दिल्ली का कम्प्लेक्शन भी बहुत बड़ा हुआ है, क्योंकि वो सारी जो लेबर सप्लाई जो सबसे ज्यादा हो रही है वो ईस्टर्न यूपी और बिहार से हो रही है। सारे देश में आप केरल में चले जाइए, वहां भी बिहारी देखेंगे, आप कश्मीर चले जाइए, वहां भी बिहारी देखेंगे। तो इसका मतलब है बिहार में ग्रोथ प्रोसेस नहीं हो रहा है। तो जब तक ग्रोथ नहीं होगी, और सरकार ज्यादा नहीं कर सकती, आपको प्राइवेट इन्वेस्टर्स लाने पड़ेंगे, तो वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाएगी, कंपनीज भी खड़ी करेगी, उस हिसाब से स्किल चाहिए होंगी। जब तक वो, इस समय जो डेवलपमेंट हो रही है वेस्टर्न इंडिया में हो रही है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, नीचे तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, वहां ग्रोथ अच्छी हो रही है। तो साउथ और वेस्ट लिबरलाइजेशन के बाद उनकी तरक्की अच्छी हुई है, और अभी 5 साल से कुछ यूपी की कंप्लेक्शन बदलनी शुरू हुई। तो यूपी में कुछ उम्मीद है कि वहां पे कुछ अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी, और खास तौर से ये अब टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म जो है हो रहा है, उससे कुछ सुधार होगा। बिहार में तो अभी ऊपर वाला मालिक है। गुलाटी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे हमने एमएसपी के अलावा और भी कृषि से जुड़ी बहुत सारी समस्याओं के बारे में समझा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। थैंक यू।